गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.5 के 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। यानी जो यूनिवर्सल सेट लेना है, किसको लेना है हमने? नेचुरल नंबर जो है उसको यूनिवर्सल सेट लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। नाउ मैं सबसे पहले सोल्यूशन के लिए इसके 10 पार्ट्स हैं, 11 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो 11 पार्ट्स के लिए, सभी पार्ट्स के लिए हमने यूनिवर्सल सेट जो लेना है वो क्या लेना है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। किसको? सेट को। सेट बिल्डर फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि जो गिवन सेट है हमारे पास वो भी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसलिए मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। या यू को आप और कैसे लिख सकते हैं? मैं और करके लिख रहा हूँ। और u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबुलर फॉर्म में, जैसी फॉर्म में लिखना है मैंने लिख दिया उसको। ठीक है। नो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? हमने कॉम्प्लीमेंट किसका करना है? फर्स्ट पार्ट में जो ए सेट है, फर्स्ट पार्ट का ए सेट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ना मैं इन दोनों की क्या लिख रहा हूँ? रोस्टर फॉर्म भी लिख रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म। ना रोस्टर फॉर्म में ए को कैसे लिखेंगे? ए 2, 4, 6, 8 सो ऑन। बिकॉज ये सेट किसका है? इवन नंबर का। इवन नंबर का सेट लिख दिया। अब हमने क्या करना है? हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका। ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? वो सारे एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो यू में तो है पर ए में नहीं है। तो ए में कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, तो यहाँ से इवन नंबर हट जाएंगे। ठीक है। इवन नंबर हट गए तो कौन से बच गए? ऑड नंबर बच गए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7 सो ऑन। या फिर इसी को कैसे लिखते हैं? रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर या ऑड नेचुरल नंबर। ये इस तरह से लिखते हैं। तो डायरेक्ट आप इस तरह से समझ आ गया होगा। नेचुरल नंबर में इवन नंबर होते हैं एंड ऑड नंबर होते हैं। ए जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर के सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो उसमें नहीं है, उसमें ऑड नंबर नहीं है, तो एक्स ए डैश जो सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1, 3, 5, 7 का। और 1, 3, 5, 7 क्या है? ऑड नंबर है। तो हमने क्या लिख दिया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर लिखो या ऑड नंबर इसलिए नेचुरल नंबर लिख रहे हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट में यूनिवर्सल सेट तो यही रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में ए सेट में अपने आप नाम लिख रहे हैं सेट का। ए क्या सेट दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर कर दी ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ ए डैश क्या होगा? अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हैं। ऑड नेचुरल नंबर में रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा 1, 3, 5, 7। अब हमने क्या लेना है? इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने में क्या करेंगे हम? 1, 3, 5, 7 के अलावा, यानी ऑड नंबर के अलावा जो यू में बाकी एलिमेंट्स है उनके, इन सब के अलावा बाकी कौन से एलिमेंट्स है? इवन नंबर है। तो जो कॉम्प्लीमेंट हुआ वो क्या हुआ? दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर? ठीक है। तो अगर
इवन नेचुरल नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर होगा, अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर होगा। नाउ थर्ड, इस क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट, ए सेट। नाउ ए सेट है क्या? ए सेट में यहाँ क्या हो रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेता हूँ ताकि आपको सही ढंग से समझ आ जाए। रोस्टर फॉर्म ए इज इक्वल टू, नाउ हमने x, यानी x क्या है, एलिमेंट ऑफ a है, एलिमेंट ऑफ a जो x है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जमा वाली वैल्यू लेनी है, पर कैसे, मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के गुणांक लेने हैं, मल्टीपल यानी 3 का पहाड़ा होता है जो, ठीक है। तो एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये मल्टीपल है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो ये कहाँ तक आएगा, ये भी सारे नेचुरल नंबर में से आ जाएगा। नाउ यहाँ पर ध्यान देना है, इसके मतलब कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो 3 का टेबल या 3 का जो पहाड़ा है उसके जो नंबर हैं उनके अलावा जो बाकी बच रहे हैं वो होंगे, ठीक है। तो उनके अलावा बाकी कौन से बच रहे हैं, जो 3 का टेबल नहीं है, ठीक है, यानी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, देखो अगर इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना है तो वो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 5, फिर 7, देन 8 9 आ गया, 10 11 12 आ जाएगा इसमें, ठीक है, इस तरह से है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू n, कि जो x ए डैश के एलिमेंट क्या x है और x किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, पर नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर तो है नहीं, पर कौन से नेचुरल नंबर नहीं है, तो बोलेंगे एंड अब कौन से, x विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। हमने कंडीशन क्या दे दी यहाँ पर कि नेचुरल नंबर तो है पर x नेचुरल नंबर वो ले रहे हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीपल किस में है, a में, उसके कॉम्प्लीमेंट में 3 के मल्टीपल वाले नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सिर्फ कौन से होंगे, इनको छोड़कर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ गया। या फिर इसको और अच्छे ढंग से लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू n वेयर x डज नॉट बिलोंग टू 3n एंड वेयर n बिलोंग टू, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। तो आपने सिंपल सी एक लिखना है कि नेचुरल नंबर तो है बट जो x है, या सिंपल बोलेंगे एंड नंबर्स या नेचुरल नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फोर्थ में, इसका जो फोर्थ है, फोर्थ में ए सेट। नाउ बुक्स में उसका सेट का नाम नहीं दिया है तो हम अपने आप लिख रहे हैं कि गिवन ए सेट क्या है। फोर्थ में एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। नाउ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए को रोस्टर फॉर्म में, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 देन 7 देन 11 13 सो ऑन। ये अब इतना सेट अगर इन सब का क्या लिखना होगा, कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, देखो ये प्राइम नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर के अलावा जो बच गए वो नंबर आएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर जब नहीं आ रहे हैं तो उसके अलावा दूसरे नंबर्स, इसका मतलब प्राइम के अलावा दूसरे नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1 होता है। और उसके अलावा दूसरे नंबर क्या होते हैं, जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब जो प्राइम नंबर है वो इंक्लूड नहीं होंगे यूनिवर्सल सेट में, तो उनको नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर भी है उसमें और कंपोजिट नंबर भी है। इसका मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में प्राइम नंबर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स
such that x is a composite number. कंपोजिट नंबर, जो x है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब देखना है क्या नेचुरल नंबर में दो ही तरह के नंबर्स आएंगे, फिर एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। क्या कोई और नंबर भी होता है? एक नंबर 1 है क्योंकि स्टार्ट 1 से, और जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट 2 से होते हैं, 2 3, और जो कंपोजिट नंबर है वो 4 से, 2 3 उसके बाद 4 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, बिकॉज 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ ये तो बोल दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट में कंपोजिट नंबर तो आ रहे हैं, पर उसके साथ क्या 1 भी तो आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एंड x इज इक्वल टू 1। ये भी क्या होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, 1 भी क्या होगा, ए डैश में आएगा। तो वहाँ ए डैश में 1 भी आएगा और उसके अलावा सारे कंपोजिट नंबर भी आएंगे। ठीक है, जब 1 और कंपोजिट नंबर और क्या ए वाले नंबर मिलेंगे तब वो नेचुरल नंबर बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, हमने कहने का मतलब क्या है, एक का कॉम्प्लीमेंट है उसमें प्राइम नंबर नहीं आएंगे, प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर है वो आएंगे। तो प्राइम नंबर के अलावा तो कंपोजिट नंबर है, और उसके अलावा एक 1 नंबर है, क्योंकि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। ठीक है, देन फिफ्थ पार्ट में सेट ए गिवन है। ए सेट गिवन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर divisible by 3 and 5। ठीक है, नाउ ये जो सेट है उसमें केवल कौन से नंबर, ओनली कौन से नंबर आएंगे, जो 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए, और 3 से डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में तो ऐसे नंबर भी है जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे नंबर भी है जो 3 से डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होंगे, और ऐसे नंबर भी है जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 से भी नहीं होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में ये वाले नंबर तो नहीं लेंगे। इनके अलावा जो बच गया, इनके अलावा कौन से बच गए नंबर, इनके अलावा बचते हैं जो 3 और 5 से डिवाइजिबल नहीं होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी ये x है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड कंडीशन क्या है, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, यानी इसमें नेचुरल नंबर तो आएंगे, पर नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, जो 5 और 3 से डिवाइड नहीं होते हैं वो, क्योंकि ए सेट में वो नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। तो ए डैश में उसके दूसरे नंबर आएंगे जो ए में नहीं है। तो ए में कौन से नंबर नहीं है, जो 3 और 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6th पार्ट, ये आई थिंक आपको अभी तक जितना भी हमने किया वो समझ आ गया होगा। उसके बाद 6th पे चलते हैं। 6th में सेट ए, लेट ए सेट जो गिवन है दैट इज एक्स सच दैट x is a perfect square, ना पहले तो ये समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर होता कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर वो वैल्यूज होती है जो किसी का स्क्वायर होता है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। नाउ 1 4 9 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। किसको, 1 4 9 16 25 36 49 64। 64 के बाद क्या आएगा, 81, देन 100, फिर 111। ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी वो वैल्यू, वो नेचुरल नंबर जो किसी का स्क्वायर होती है उनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अगर 2 लेते हैं तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वो किसी का पूरा स्क्वायर नहीं है। ठीक है,
उसके बाद 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 तो आ गया, स्क्वायर है 2 का। 5 भी किसी का परफेक्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर उनको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए में वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये सारे नंबर्स हैं। इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर नहीं होंगे, तो सिंपल सी बात है, कौन से नंबर नहीं आएंगे, विच इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो कॉम्प्लीमेंट तो वेरी इजी, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। यहाँ हम ऐसे लिख रहे हैं कि एक्स किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, एंड साथ में कंडीशन क्या है कि एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, बस हो गया। यानी ए में परफेक्ट स्क्वायर वाले नेचुरल नंबर हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट में परफेक्ट स्क्वायर वाले नेचुरल नंबर नहीं है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नेचुरल नंबर है वहाँ पर, ठीक है। जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो वाले नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। देन सेवंथ, नाउ सेवंथ, गिवन सेट ए, लेट ए बी गिवन सेट, एंड ए गिवन सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। नाउ इट इज़ वेरी सिमिलर टू द सिक्स्थ वन। कैसे सिमिलर है, वहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर क्यूब है। अब नेचुरली कुछ नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब है, उसके अलावा बाकी कौन से नंबर बच गए जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका आंसर तो सिमिलर है। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड साथ में क्या, नेचुरल नंबर तो है पर कौन से नहीं है, एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब मैं सिर्फ ये समझा देता हूँ कि परफेक्ट क्यूब है, बाकी आपने इसका आंसर इसी तरह से लिखना है, जहाँ परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वहाँ परफेक्ट क्यूब लिखना है आपने। अब क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, जैसे हम करते हैं 1 रेज़्ड पावर 3 दैट इज़ 1, 2 रेज़्ड पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना है दैट इज़ 27, ठीक है। 4 क्यूब दैट इज़ 64। तो ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर्स हैं, इनको हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर जो किसी नंबर्स के क्यूब हैं, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर के क्यूब है, उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब ए सेट में सिर्फ ये नंबर्स है, इनके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं है। इनके अलावा जब कोई भी नंबर्स नहीं है तो वो कौन से नंबर्स है, वो है विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहे हैं, यू में कौन से एलिमेंट रहेंगे, परफेक्ट क्यूब के अलावा जो एलिमेंट्स रहेंगे। तो आंसर आपने अपने आप लिखना है सिमिलर टू ये, सिर्फ यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की जगह क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू 8th क्वेश्चन नंबर 8th। लेट ए सेट ले लेते हैं यहाँ पर भी, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। नाउ ये सेट गिवन है। अब देखो क्या है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि x है, पर x की वो वैल्यू है जिसको इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में डालने पर क्या मिले, हमारे को 8 मिले। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 0 डालते हैं तो 0 प्लस 5 आता है, तो ये इसका सेट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। 1 डालते हैं तो 6 आता है, ये भी इसका एलिमेंट नहीं है। 2 डालते हैं तो क्या आता है, दैट इज़ 7। 3 डालते हैं तो 8। इसका मतलब इसका जो एलिमेंट है वो x क्या है, 3 है। क्यों, क्योंकि 3 को यहाँ डालने पर 8 आ रहा है इक्वल टू 8, तो वो उसको कर रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, या ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5 देन एक्स इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर a जो सेट है उसमें x की वैल्यू क्या है, 3 है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, पर इसके कॉम्प्लीमेंट में x की वैल्यू 3 नहीं होगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, a डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू n एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। यानी जब x इक्वल टू 3 होगा वो वाली वैल्यू नहीं आएगी कॉम्प्लीमेंट में, इसके अलावा 1 2 3 4 आता है, वो सारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ गए। क्योंकि 3 डालने पर
जब x इक्वल टू 3 है तो ए सेट के वो एलिमेंट है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 नहीं होगा तब वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी इसके एलिमेंट नहीं होंगे। तो सिंपल सी क्या है, x such that x belong to n and x does not equal to 3, x is not equal to 3। then question number 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में ए सेट क्या है, x such that 2x plus 5 equal to 9। नाउ ये भी इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 2x plus 5 equal to 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, सॉल्व करते हैं इसको। x इक्वल टू 9 माइनस 5 कितने होते हैं, 4/2। ठीक है, 2 से 4 को जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो सेट है वो किस वैल्यू के लिए सेट है, x इक्वल टू 2। ठीक है, पर जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें ये वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू n। यहाँ पर मैं x बिलोंग टू n क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो जो a कॉम्प्लीमेंट है वो भी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, पर उसमें क्या होगा, x बिलोंग टू n तो है, बट एंड कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 2। यानी जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी तब वो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज x इक्वल टू 2 पे वो कॉम्प्लीमेंट के नहीं, वो किसके एलिमेंट्स हैं, वो a के एलिमेंट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में ए सेट एंड ए सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यानी ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 और 7 से बड़े एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी 7 8 9 10 11 12 13 14 सो ऑन सारे आ रहे हैं। तो कौन से एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर सारे हैं, पर जो ए सेट है उसमें 7 से ऊपर वाले एलिमेंट है, 7 और 7 से ऊपर वाले एलिमेंट है। ये कंडीशन क्या बता रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x 7 और 7 से बड़े एलिमेंट्स आएंगे, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसमें 7 से छोटे ही एलिमेंट आएंगे। तो इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी x बिलोंग टू x क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड सेकंड कंडीशन कि वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 नहीं होने चाहिए, पर कैसे होनी चाहिए, x लेस देन 7 होने चाहिए, यानी 7 से छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए वो। ठीक है, देन 11th क्वेश्चन, इसका 11th क्वेश्चन में क्या है, ए सेट गिवन x such that x belong to n and 2x plus 1 greater than 10। अगेन नेचुरल नंबर तो है, पर नेचुरल नंबर इस तरह से, इस नेचुरल नंबर को देखते हैं क्या ना, यहाँ पर इसको सॉल्व करके देते हैं। इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, तो इन इक्वालिटीज़ बोलते हैं इनको, जहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है दिया। 2x प्लस 1 इक्वल टू और ग्रेटर देन लेते हैं, ग्रेटर देन 10, देन 2x ग्रेटर देन 1 को उस तरफ ही ले जाएंगे, दैट इज माइनस, एंड x ग्रेटर देन यहाँ पर क्या रह गया 9, और ये 2 कहाँ जाएगा, नहीं सेम इक्वल टू वाले की तरह ही साइन करते हैं। x ग्रेटर देन 9/2, ये जो सेट है नेचुरल नंबर का वो उस वैल्यू के लिए जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 9/2 है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, x ग्रेटर देन 9/2। इसका मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, x लेस देन इक्वल टू 9/2। जैसे यहाँ क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 7 था, तो इक्वल टू मीन्स वो भी इंक्लूड कर रहा है, तो हमने इसको लेस देन ले लिया, लेस उसमें क्या है 7 इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है 9/2 से ग्रेटर है, तो 9/2 नहीं है इसका मतलब, पर जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसमें 9/2 भी आएगा और उससे छोटे एलिमेंट भी आएंगे। तो इसका मतलब ए डैश में क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड कंडीशन क्या होगी कि जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9/2, या तो 9/2 के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा, क्योंकि उससे बड़े एलिमेंट तो a में आ रहे हैं। क्लियर है।
तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट को ईजीली आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने करना है। एक दूसरी तरह से अगर इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना हो तो अगर एक में एलिमेंट है तो उन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स यू वाले, ठीक है। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को छोड़ के कौन से हो गए, इवन नंबर। इवन नंबर है तो उसको छोड़कर ऑड नंबर। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ के कंपोजिट नंबर। पर कंपोजिट नंबर के साथ वन भी आता है, क्यों आता है, क्योंकि वन से लेकर स्टार्ट होते हैं कौन से, नेचुरल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू यूनिवर्सल सेट, वहाँ पर क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ए सेट 2 4 6 8, बी सेट 2 3 5 7, वेरीफाई, देन वेरीफाई दैट। नाउ क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो कल हमने एक प्रॉपर्टी की थी और इस लॉ को क्या नाम दिया था, डी मॉर्गन लॉ, कि पहले हम यूनियन लेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या करेंगे, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर इंटरसेक्शन लेंगे। तो यूनियन क्या हो जाता है, चेंज इंटरसेक्शन में हो जाता है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो इस डी मॉर्गन लॉ को हमने प्रूव करना है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले ए यूनियन बी को लेना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी लिखते हैं। ए के सेट के एलिमेंट्स है 2 4 6 8, ए सेट एलिमेंट्स आ गए। यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 2 3 5 7। ना दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या सारे एलिमेंट्स आते हैं, 2 4 6 8। अब क्या है, 2 ऑलरेडी आ गया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, एंड 7 भी नहीं आया। इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखते हैं, पहले 2 लिखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यूनियन करके। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आने चाहिए। तो 1 देखो, 1 यहाँ है, यहाँ पर नहीं, तो इसका मतलब 1 इसके कॉम्प्लीमेंट का है। 2 आ गया, 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया है, 6 7 8 भी आ गया, क्या रह गया, 9। तो इसके कॉम्प्लीमेंट के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 9। नाउ हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं पहले। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, इन एलिमेंट्स को छोड़कर 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ दिया तो 1 3 देन 5 7 एंड 9। देन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, 2 3 5 7 को छोड़कर सेम 1, देन 2 आ गया, 3 देन 4, 5 भी आ गया, 6 7 आ गया, 8 एंड 9। नाउ हमने क्या करना है, इसका सेकेंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने अभी देखो इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए बाद में एक चीज़ और ऐड करूँगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से, 1 4 6 8 एंड 9, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स 1 एंड 9। नाउ देखो, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 9, इट इज़ ऑल्सो 1 9, सेम आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये, देन हमने यहाँ पर लिया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, आ गया ये, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया ये पार्ट। अभी डी मॉर्गन लॉ का ये क्या है, एक पार्ट है। डी मॉर्गन लॉ का दूसरा पार्ट जहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ क्या आएगा, यूनियन। वो पार्ट भी इस क्वेश्चन नंबर 4 का अगला पार्ट है, वो भी हम अभी करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, इसका ही जो हमने प्रूव करना है। सेकंड में क्या प्रूव करना है, ए
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ क्या हो जाता है, जब हम होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इंटरसेक्शन इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ यूनियन है तो इंडिविजुअल के साथ इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मैं लेफ्ट हैंड साइड बाद में लूँगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए के जो एलिमेंट्स गिवन थे वो क्या थे, 2 4 6 8। नाउ इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स गिवन है दैट इज 2 3 5 एंड 7। नाउ दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 2 एंड और कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन हमारे पास क्या आ गया, 2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना हमने, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसके पास एक ही एलिमेंट है 2, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यू के एलिमेंट्स होंगे और वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होने चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में ओनली वन एलिमेंट्स है दैट इज़ 2। 2 के अलावा जो यूनियन के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में 1 2 भी है तो 2 आ गया, देन 3 4 5 6 7 8 9 9 तक एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल में। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी यूनियन में, तो यूनियन में 1 से स्टार्ट है, 1 2 आ गया, 3 4 यहाँ पर है इसलिए 5 लेंगे, 6 भी यहाँ पर है नहीं लेंगे, 7 लेंगे, 8 यहाँ पर है नहीं लेंगे, 9 लेंगे। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं क्योंकि हमने यूनियन लेना है उसके बाद। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी सेट, देखो बी सेट ये लिखा है, बी सेट में जो एलिमेंट्स है उसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सल सेट के, तो यहाँ पर हम क्या 2 3 5 7 नहीं लेंगे, इसका मतलब 1 4 6 8 एंड 9। नाउ हमने क्या लेना है, राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में इसके क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट 1 3 5 7 9, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट 1 4 6 8 एंड 9। नाउ यूनियन में क्या आएगा, सभी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 1 एक बार ही आएगा दोनों जगह, देन 3, उसके बाद 4 यहाँ पर है, देन 5 यहाँ है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हो। 1 3 4 5 7 8 9 10, 1 3 4 5 7 6 7 8 9, इट मीन्स दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट्स है। देन दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं किया, डी मॉर्गन्स लॉ को हमने विद एग्जाम्पल क्या कर दिया, जो गिवन क्वेश्चन था उसमें प्रूव कर दिया है कि डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। एक बार और बताता हूँ डी मॉर्गन लॉ क्या है। इफ़ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएंगे, पर यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। और सेकंड क्या है इसका, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट अलग अलग लेंगे, पर इंटरसेक्शन की जगह अब क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो इसका मैंने कल भी बताया था आपको कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपने लर्न करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम किसको ड्रॉ करना है, नंबर 1 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब किस तरह से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में वेन डायग्राम का होता है, तो वेन डायग्राम में देखो मैं पहले समझ लेते हैं इसको।
पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए करते हैं, उसके बाद ए एलिमेंट्स, ए सेट लेते हैं, दूसरा बी सेट लेते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, यू है। हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी जो भी पोर्शन इसका है उस पर शेड करना हमने, जो भी इस डायग्राम में ए यूनियन बी है। आपने वेन डायग्राम में ए यूनियन बी का पहले, ये रफ वर्क है आपके लिए, ए यूनियन बी के लिए बनाते हैं। देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले उसको ए यूनियन बी पता होना चाहिए, उसके अलावा जो बाकी बच जाएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स होते हैं, ए के एलिमेंट्स होते हैं सारे, बी के एलिमेंट्स भी होते हैं, और जो ये कॉमन एलिमेंट्स है वो भी एक बार लेते हैं। तो ए यूनियन बी का तो इस तरह से वेन डायग्राम होता है, यानी ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में, बट ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने। अब क्या हो गया, ए यूनियन बी में सारा शेडेड पोर्शन ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लेना कि ये वाले एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, ये वाले नहीं आएंगे तो कौन सा बच गया, ये बाहर का, इन सर्कल्स के बाहर का बच गया। तो जो डी मॉर्गन्स लॉ में कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये पोर्शन आएगा, ये वाला भाग आ जाएगा, और जो सर्कल्स के अंदर है वो वाले यूनियन में आते हैं। यूनियन में आते हैं तो यूनियन वाले नहीं लेने कॉम्प्लीमेंट में, हमने यूनियन के अलावा जो यू का पार्ट है, यूनिवर्सल का पार्ट है, वो लेना है। तो हमने ये कर दिया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, आउटसाइड सर्कल, किसका, यूनिवर्सल का, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसी का, किसके लिए फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या ये सिमिलर यही नहीं है, ए यूनियन बी, बिकॉज ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये सेम, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो दोनों के लिए क्या रहेगा, वेन डायग्राम सेम रहेगा। तो इसके लिए भी सेम वेन डायग्राम रहेगा, क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, ये दोनों इक्वल है। तो ये ए लिया, ये बी लिया, और यूनिवर्सल सेट है, तो दूसरे पार्ट के लिए भी क्या होगा, इस तरह से ही होगा। और ये किसका हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ना ये फर्स्ट और सेकंड के लिए वेन डायग्राम सेम रहेगा, और मैंने आपको फर्स्ट पोर्शन के लिए इजीली, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए समझाया आपको इजीली कि ए यूनियन बी तो ये होगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनके अलावा जो बच गया यूनिवर्सल का वो होगा, ठीक है। नाउ थर्ड में हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पता होना चाहिए, तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ। सेम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और दो सब सेट लेंगे उसके अंदर, ए और बी। ये यूनिवर्सल सेट हमने लेना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर कॉम्प्लीमेंट का इजी होगा अगर ए इंटरसेक्शन बी का पता होगा। जो ए इंटरसेक्शन बी का होगा उसके अलावा जो बच जाएगा वो क्या होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या किसके लिए करते हैं फाइंड आउट, सिर्फ ये रफ वर्क है आपके लिए। अभी हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। ए के एलिमेंट्स पूरे में, बी के एलिमेंट्स इस पूरे में, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन कहाँ है, यहाँ पर है। ये भाग दोनों का कॉमन है जो दोनों में आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, इस वाले सर्कल में है, तो ये कॉमन भाग है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हुआ। इसका मतलब इस पोर्शन के अलावा जो भी भाग बचता है वो सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा आ रहा है, ये सारा इंक्लूड हो रहा है, इसके अंदर का जो बाहर का भाग है। ये वाला भाग, ये पूरा यहाँ से, सिर्फ जो कॉमन भाग है वो कॉमन वाला भाग नहीं आएगा इसमें,
ये कॉमन वाला भाग, ये वाला भाग शेड नहीं होगा, बाकी सारा भाग क्या होगा, शेड करेंगे हम सारा वाला इस तरह से। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट से पहले हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसके लिए वेन डायग्राम पता हो तो उसके अलावा बाकी दूसरा हो जाएगा। नाउ इसी का फोर्थ जिसमें वेन डायग्राम बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ सी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर पहले इंटरसेक्शन लेना है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, और इंडिविजुअल लेना है तो इंटरसेक्शन किस में चेंज होएगा, यूनियन में। तो ये क्या है, सेम। तो फोर्थ के लिए भी ये सेम रहेगा, यानी फोर्थ के लिए भी यही डायग्राम रहेगा। क्लियर है। तो ये कहाँ से लग रहा है पता, डी मॉर्गन लॉ से हम यूज़ कर रहे हैं इसको। क्लियर है। नाउ सिक्स्थ, तो डी मॉर्गन लॉ का यूज़ करते हुए हमने वेन डायग्राम बना लिया है, 4 वेन डायग्राम बना लिए। फोर्थ वेन डायग्राम आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वेन डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least, ये ध्यान रखना आपने, with at least one angle different from 60 degree, what is a dash। हमने a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, पहले इसको समझ लो। u बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन, जो u है, u मैंने यूनिवर्सल सेट, वो क्या है, उसमें सारे ट्राइंगल आ रहे हैं। ट्राइंगल मैंने त्रिभुज, सारी त्रिभुज आ रही है। हमने शुरू में भी बात किया था कि सेट, त्रिभुज का सेट क्या होगा, उसमें आइसोस्केल्स ट्राइंगल भी आएगी, स्केलर ट्राइंगल भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आएगी। ठीक है। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी आएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगी। ठीक है। सारे इस सेट में सारे ट्राइंगल आ रहे हैं, जितनी भी प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, त्रिभुज होती हैं, वो सारी कहाँ आ रही है, यूनिवर्सल सेट में आ रही है। अब ये बोल रहा है कि ए सेट क्या है, ए सेट इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। अब इसमें कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं, इसमें वो त्रिभुज आ रही है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें कौन से आ रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल आ रहे हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। यानी अगर 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये वाला एंगल 60 ना हो। ठीक है। कम से कम एक एंगल नहीं होना चाहिए, 2 एंगल होते रहे डिफरेंट। हो सकता है मान लो ये 61 डिग्री है तो ये 59 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑल 3 एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये सारे ट्राइंगल कहाँ आ रहे हैं, ए में। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जिसमें एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग ना हो, यानी सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट में तो ये आ गया कि सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री। और सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, वो क्या कौन सी होती है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं क्या बराबर हो, क्योंकि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसके तीनों कोण भी 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, सेट ऑफ किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सिंपल है। तो यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, ए डैश इज इक्वल टू एक्स, या ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इतना सा एक लाइन का इसका आंसर है, समझ आ गया होगा आई होप। सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल सेट में तो सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं, उसमें ऐसे ट्राइंगल्स भी आ रहे हैं जिनका एंगल्स 2 ही 60 डिग्री है, ऐसे एंगल्स भी आ रहे हैं जिसका एक 60 डिग्री है, बाकी अलग अलग है। पर कंडीशन क्या दी है कि ए जो सेट है, ए सेट वो सेट है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट, यानी कम से कम एक एंगल डिफरेंट हो।
अगर दो 60 है, तीसरा 60 ना हो, ठीक है, या तीनों ही अलग अलग हो, तो इसमें इसका अपोजिट क्या हुआ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अपोजिट, यानी उसको छोड़कर क्या हुआ कि तीनों एंगल्स क्या हों 60 डिग्री, और तीनों एंगल्स 60 डिग्री किसके होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू डैश, सेकेंड फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू डैश, थर्ड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश, एंड फोर्थ u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू डैश। नाउ इन चारों को करने से पहले सिंपल हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने, पर इसको अंडरस्टैंड करना। देखो, दो का यूनियन लेना है, a और a डैश। पहले तो हम ये सोचते हैं a के एलिमेंट्स और a डैश में, देखो दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि a डैश में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ पर नहीं है, पर u में, ठीक है, और a में वो एलिमेंट्स होंगे जो a डैश में नहीं है पर u में। इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स को जब यूनियन लेंगे तो यूनियन आने पे दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, यूनिवर्सल वाले आएंगे, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स भी आएंगे, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि a के सेट के एलिमेंट और कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स दोनों के मिलाकर यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी है। देन फाई कॉम्प्लीमेंट, पहले तो ये समझो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या है। कल हमने पढ़ा था कि जो फाई कॉम्प्लीमेंट है, यानी फाई में कुछ भी नहीं होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है। तो इसमें कुछ भी नहीं है तो यूनिवर्सल में तो सब कुछ है, इसका मतलब फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट इज यू। अब यू इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यहाँ पर क्या है फाई डैश, तो उसको हम क्या लेंगे, यू का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ए सबसेट किसका है, यूनियन का। तो जब भी हम एक सेट और उसके सबसेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सबसेट ही आता है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ए। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए वाले ही तो कॉमन होंगे, यू में भी ए वाले ही है, उसके अलावा तो ए में कोई भी और नहीं है यू वाले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स इसमें है वो एलिमेंट्स इसमें नहीं है। इसमें यू के एलिमेंट्स हैं, इसमें भी यू के हैं, पर दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, दैट इज नल सेट फाई। नाउ यू कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम कल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के वो एलिमेंट जो यू में ही नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, सारे हैं, तो दैट इज इक्वल टू फाई, क्योंकि यू में तो सभी एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा उसके जो यू में नहीं होगा, तो दैट इज फाई। नाउ फाई इंटरसेक्शन ए, नल सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई ही होगा, क्योंकि कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो दैट इज फाई। तो इस तरह से ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ आ गया होगा। गुड लक।